आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। जैसा मैंने कल आपको पिछले वीडियो में कहा कि डेली के डेली हम वर्कशीट पर बात करेंगे, वर्क करेंगे, सो दैट कि ये विंटर वेकेशन आपका फ्रूटफुल हो सके और आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल की हो सके। तो उसी सीरीज में आज हम पार्ट 2 यानी कि 22 दिसंबर का वर्कशीट का क्वेश्चन एज वेल एज सॉल्यूशन लेकर के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे कि आप सभी लोग अपना आने वाला एग्जाम बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये आज का वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला वर्कशीट, जो कि सब्जेक्ट अकाउंटेंसी से है। 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मैंने आप सभी को एक्सपेक्ट करने के लिए किया है और 10 मार्क्स का आज का ये अगेन एक वर्कशीट होगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। What final payment to a partner on firm's dissolution will be made on the basis of the following information? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने है और इसके बेसिस पर आपको बताना होगा कि डिसोल्यूशन के केस में एक पार्टनर को फाइनली कितना रुपया वापस मिलेगा। जिसमें पहला डिटेल आपके सामने है, डेबिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल 7000। कैपिटल का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है किसी भी चैप्टर के हिसाब से, ये नहीं कि रेजोल्यूशन के हिसाब से। Whenever capital has a debit balance that refers to a negative balance, यानी कि वहां पर पैसे देंगे नहीं, उल्टा पैसे वापस लेंगे पार्टनर से। सेकंड थिंग है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, यानी कि उसका पर्टिकुलर पार्टनर का प्रॉफिट शेयर 21,500 और फर्म का एसेट्स भी उस पार्टनर ने लिया है 8,500 रुपीज पर। तो इन सब के हिसाब से उसको फाइनली कितना रुपया हम पे करेंगे अगर बिजनेस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं। देखिए, सीधे आंसर पे बात नहीं करेंगे, आंसर कैसे आएगा उस पर भी बात करेंगे। तो कैपिटल बैलेंस में शेयर ऑफ प्रॉफिट जुड़ेगा और एसेट्स जो लिया है वो माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि एसेट्स लिया है तो बदले में पेमेंट जो करना होता है वो तो किया नहीं है, तो उसके कैपिटल से एडजस्टमेंट के तौर पर माइनस कर लिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कैपिटल बैलेंस तो प्लस में है नहीं, कैपिटल तो माइनस में था ऑलरेडी, इसलिए माइनस लगा दिया 7,000 रुपीज। और माइनस इसलिए था क्योंकि डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है। प्रॉफिट का शेयर वो तो ऑलरेडी इंडिकेटेड है, प्रॉफिट है तो प्लस ही होना है 21,500 और एसेट जो लिया था वो माइनस होगा, अगेन माइनस में 8,500। नेट इफेक्ट है कि 6,000 रुपए उसको हम पे करेंगे ऑन द एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है इस क्वेश्चन का। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये डिवेंचर्स के चैप्टर का क्वेश्चन हुआ। लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज रिटन ऑफ फ्रॉम। तो जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड है कि उसको राइट ऑफ किस से करते हैं। पहला ऑप्शन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से करते हैं, सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करते हैं, थर्ड ऑप्शन है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इफ इट इज एग्जिस्ट, अगर मौजूद है, एंड देयर आफ्टर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी ऑप्शन ए और बी का मिक्सचर, एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन तो क्लियर है करेक्ट आंसर का, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नोट्स लिख के दिए हैं, इसलिए मैं चाहूंगा आपको यहां से जरूर दिखाना कि क्यों ऐसा आंसर है। देखिए, ये एंट्री थोड़ा ध्यान देंगे आप सभी कि इस एंट्री को हम लोग बनाते हैं जब भी हम डिस्काउंट या फिर लॉस को राइट ऑफ करते हैं। तो डिस्काउंट या लॉस राइट ऑफ करते समय वो क्रेडिट हो जाता है, जैसा आप देख पा रहे हैं, जिसके लिए एज पर द रूल्स अमेंडमेंट जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सीबीसी ने किए हैं उसके मुताबिक सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को सबसे पहले डेबिट करना है अगर आपके पास मौजूद है, और अगर वो सफिशिएंट ना हुआ तो बचा हुआ बैलेंस जो भी होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट हो जाएगा। और जबकि लास्ट ईयर तक कैपिटल रिजर्व का भी बीच में कॉन्सेप्ट आया करता था, अब इस साल वो नहीं है। तो इस एंट्री के बेसिस पर अगर हम ध्यान दें तो हमको दिख रहा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सबसे पहले, एंड इफ इट इज नॉट सफिशिएंट देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका मोस्ट सुटेबल आंसर है यहां पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं और ये क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर पता लगाते हैं किस चैप्टर से है। व्हेन मैनेजर ट्राई टू शो बैड फाइनेंशियल पोजीशन साउंड बाय मेकिंग चेंजेस इन फाइनेंशियल, अगर एक बिजनेस का मैनेजर क्या करता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बैड है, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसको फिर भी वो कुछ फाइनेंशियल चेंज डेटा में चेंजेस करके साउंड पोजीशन दिखाता है। साउंड मतलब बेटर, ठीक है, एक अच्छा पोजीशन दिखाता है। ये जाना जाएगा इनमें से किससे? विंडो ड्रेसिंग, गोल्डन पिक्चर, प्राइस लेवल चेंजेस, पर्सनल जजमेंट। तो ये हमारे पार्ट बी के सेकंड चैप्टर, जिसमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के बारे में थियोरिटिकल पोर्शन दिए हैं, उस चैप्टर का है। और मैं बताना चाहूंगा विंडो ड्रेसिंग
जब आप पढ़ते हैं तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब यही होता है फाइनेंशियल डेटा को मैनिपुलेट करके, बाय मींस उनको चेंज करके ही हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन को एक्चुअल से भी बेटर दिखा पाते हैं एज पर द नीड। तो इसीलिए यहां पर जो आप देख पा रहे हैं ये एक विंडो ड्रेसिंग का एग्जांपल बना, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके शेयर्स के चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन है एंड मोस्ट प्रोडक्टेड टॉपिक का है, क्योंकि ये है हमारे शेयर कैपिटल के प्रेजेंटेशन से पर बेस्ड। VP Limited was registered with an authorized capital of 60 lakh divided into equity shares of rupees 100 each। तो 60 लाख रुपए का ऑथोराइज कैपिटल है जिसको इक्विटी शेयर्स में बांटा गया, जिसकी फेस वैल्यू 100 है। ड्यूरिंग द ईयर इट इशूड 20,000 शेयर्स एट पार पेबल एज अंडर। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट्स दिख रहे हैं आपको, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, बल्कि 3 नहीं 4 है, सेकंड कॉल भी है जो कि लिखा हुआ है बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। यानी फिलहाल कंपनी का ये स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी ने अभी तो नहीं मांगा है, जब जरूरत पड़ेगी तो मांगा जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा तो वी विल अज्यूम दैट कि सेकंड कॉल नहीं मांगा गया, और अगर लिखा जाएगा कि कंपनी ने मांग लिया दैट मीन्स मांग लिया है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन अभी तक। पब्लिक ने अप्लाइड किया 19,000 शेयर्स, तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। एंड द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, तो अब कंफर्मेशन भी हो गया कि फाइनल कॉल जो मांगा जाना था भविष्य में वो नहीं ही मांगा गया है। वन शेयर होल्डर ऑफ 800 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, तो ये 2 इंस्टॉलमेंट्स ने नहीं पे किए थे। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिट, जैसा कि हम जानते हैं कि एरियर्स की वजह से फॉरफिट हो जाता है, तो फॉरफिट हुआ। एंड out of these 500 shares were reissued at rupees 60 per share as 70 paid। तो ये एक हमारे जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं लगभग उस जैसा ही क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन हमें करना कुछ और है यहाँ पर। पहला, शो करना है शेयर कैपिटल को आप कैसे डिस्क्लोज करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट में, और ये भी दिखाना है कि नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाएंगे। यानी सोचिए एंट्रीज बनाने को कहा होता तो ये क्वेश्चन 6 नंबर के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि बैलेंस शीट का नोट्स बनाइए और बैलेंस शीट में प्रेजेंट करके दिखाइए। अब इसमें कई लोगों को प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन बहुत सारे ट्रिक्स हैं, तरीके हैं शॉर्टकट में, जिससे बिना एंट्री बनाए हम सब लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो आइए देखते हैं आंसर। देखिए मैंने यहाँ पर आपको मार्किंग स्कीम भी शो किया है, लाइक यहाँ पे हाफ मार्क्स बैलेंस शीट पर। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आपका नोट्स है, नोट्स में आप देख रहे हैं कि ऑथराइज कैपिटल पे हाफ मार्क्स हैं, इशूड पर हाफ मार्क्स हैं, सब्सक्राइब के पोर्शन में 1 मार्क्स है। इस तरह से मैंने बाइफर्केशन करके दिखा दिया ताकि आप समझ सके किस हिस्से की कितनी वैल्यू, कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए बैलेंस शीट कंपनी का कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, छोटा क्वेश्चन आए, आपको ऐसा ही फॉर्मेट ड्रॉ करना है। बैलेंस शीट ऑफ दैट कंपनी लिमिटेड लिख दीजिए एज एच। फॉर्मेट आप सभी को पता ही है, एक्सपेक्ट करता हूं। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर्स अमाउंट एंड प्रीवियस ईयर अमाउंट, जिसमें से शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करते हैं लायबिलिटी साइड, तो जो कि पार्ट 1 कहलाता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का नाम है, और जिसके अंदर हेडिंग नंबर फर्स्ट में ही आता है, इसका नाम है शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंदर भी पहले सब हेडिंग यानी शेयर कैपिटल के अंदर ही आता है शेयर्स। इसलिए हम शेयर कैपिटल को बनाएंगे, नोट नंबर मेंशन कर देंगे, और इस वैल्यू को निकालेंगे बाद में और लिखेंगे। तो ये अभी आपके सामने जरूर है, लेकिन अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है। तो ये जितना हिस्सा आपने अभी अभी देखा, ये पूरा क्वेश्चन में जितना भी इफ एंड बट आएगा, ये हिस्सा बिल्कुल नहीं बदलता है। इसलिए आप सभी से बार बार कहूंगा कि इतने हिस्से को तो आप एक तरह से रट्टा ही लगा लीजिए कि आपको ऐसे ही करना है। मेन कंपोनेंट तो है आपके क्वेश्चन का नोट्स टू अकाउंट, जिसमें सबसे पहला हिस्सा आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। इसका मतलब कंपनी का मैक्सिमम रजिस्टर्ड कैपिटल क्या है, तो जो ऑलरेडी बोला था 60 लाख, पहले 60 लाख यहां लिख दीजिए, जो डिवाइडेड था 100 ईच की फेस वैल्यू में। तो सेंटेंस आप लिख दीजिए कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे जो कि 100 ईच के थे। बस 100 से डिवाइड करोगे आपको 60,000 शेयर्स मिल जाएंगे, तो आपका यहाँ का सेंटेंस का डेटा हो जाता है। 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच मल्टीप्लाई करके 60 लाख लिखेंगे, एंड डबल लाइन से बंद भी करना है, एंड बंद करने का मतलब होता है टोटलिंग में यूज नहीं करते हैं। सेकंड हिस्सा आता है इशूड, यानी कि इसमें से कितने शेयर्स को हमने पब्लिक या किसी को भी ऑफर किया, तो आगे लिखा था 20,000 शेयर्स ही ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने ऑफर किया था। 100 इज फेस वैल्यू ऑलरेडी है ही क्वेश्चन की, तो 20 लाख। एंड ऑथराइज के जैसे ही इशूड को भी डबल लाइन से बस बंद कर दिया जाता है, यानी इसको भी शो करते हैं बट टोटलिंग में यूज नहीं होता। तो ऑथराइज्ड एंड इशूड, यहां तक हर क्वेश्चन सभी लोग के लिए बहुत इजी होता है, इजीली पिक करके इतना आप कर सकते हो, और मेरे हिसाब से आपको इतना करने पर 1.5 मार्क्स अचीव जरूर हो जाते हैं। अब आपको आना है सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल को कुछ भी, यानी जैसे आप जानते हैं सब्सक्राइब के 2 हिस्से होते हैं, एक फुल्ली पेड, दूसरा नॉट फुल्ली पेड।
इसको कुछ भी लिखने से पहले आप एक छोटा सा ये काम अपने वर्किंग नोट में कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। नंबर ऑफ सब्सक्राइब शेयर्स, ये आपको पता लगाना है। इसका मतलब है कंपनी के अलॉटेड शेयर्स एंड अलॉटेड शेयर्स अप्लाइड के बराबर होते हैं इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अलॉटेड शेयर्स अगेन बराबर होते हैं इन केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। बट अलॉटेड शेयर्स की बात करें प्रोराटा में तो वो होते हैं कंपनी के इशूड शेयर्स के बराबर। तो यहां पर कंपनी के अलॉटेड शेयर्स थे, जैसा बताया गया था 19,000 शेयर्स, तो जितने अप्लाइड हुए वही अलॉटेड हो जाएंगे। उसमें से माइनस करना है आपको फॉरफिटेड शेयर्स अगर क्वेश्चन में कोई था, और प्लस करना है देन री इश्यूड शेयर्स। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप जो वैल्यू पता लगाएंगे दैट विल बी योर सब्सक्राइब शेयर, जिसको कि आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक फुल्ली वाला हिस्सा और एक नॉट फुल्ली, ठीक है ना। लेकिन अक्सर बच्चा क्या करता है ना कि जो 19,000 शेयर्स है डायरेक्ट उसको बाइफरकेट दो हिस्सों में कर देते हैं। ये कभी मत करें आप। सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाएं, इससे जो वैल्यू मिलेगी, जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने फॉर्मूला लगाया, अलॉटेड शेयर्स है 19,000, फॉरफिटेड शेयर्स बोला गया था 800 और उसमें से 500 को रीइश्यू कर दिया, तो इससे बन रहा है 18,700। पहले ये वैल्यू हमने निकाला। अब इस 18,000 में से कितना है फुल्ली और कितना है नॉट फुल्ली, ये पता लगाना है आपको। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगा। अगर कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगा तो एक से नहीं, किसी से नहीं मांगा, और किसी से भी नहीं मांगने का मतलब ये कंपनी ने ना पूरा पैसा मांगा और ना ही कोई पूरा पे करेगा। दैट मीन्स हर एक शेयर्स नॉट फुल्ली के ही कैटेगरी में जा रहे हैं। इसलिए सब्सक्राइब का एक ही हिस्सा मौजूद है यहाँ पर, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। जिसको तो लिखने का तरीका है यही 18,700 शेयर्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मौजूद है। 100 ही उसकी फेस वैल्यू थी, कॉमा सब्सक्राइब के पोर्शन में कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए कॉल्ड अप भी लिखना पड़ेगा। और अगर फाइनल कॉल 30 रुपीज का नहीं मांगा गया था तो 70 रुपए ही कॉल्ड हुआ था। नाउ 18,700 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से नहीं 70 से, जो आएगा वो आपको यहां लिख देना है, जो कि है 13,09,000। इसके बाद माइनस करते हो आप कॉल्स इन एरियर, लेकिन आप देख रहे हो मैंने तो माइनस नहीं किया है जबकि क्वेश्चन में एरियर्स भी था। ऐसा क्यों हुआ भला? तो इसके लिए जरा इस एक रूल्स को सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको जरूर ये पता होगा। नहीं पता होगा तो आज इस वीडियो के माध्यम से इसको जरूर अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, आपको हमेशा काम आएगा, आपको एंट्रीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंस द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, हेंस ऑल द सब्सक्राइब शेयर्स विल बी कैटेगराइज अंडर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। बात हम कर रहे थे कि एरियर्स क्यों नहीं आया। तो ये रहा बाकी के नोट्स, मैं दिखाना भूल गया, यहाँ पर स्क्रॉल करना छूट गया था। देखिए ये रहा, बैलेंस ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नील। अब आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन में तो भाई एरियर था, शेयर होल्डर ने 800 शेयर्स पर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, तो यहां नील कैसे हो गया? सिंस ऑल द शेयर्स जिसमें डिफॉल्ट हुआ था 800 शेयर्स, उन सभी को फॉरफिट कर दिया। आप फॉरफिट की एंट्री जब भी करते हैं तो एरियर्स का अकाउंट क्लोज हो ही जाता है, ये आपने ध्यान दिया हो चाहे ना ध्यान दिया हो। लेकिन जैसे 800 शेयर्स फॉरफिट किए गए, सॉरी एरियर्स हुए, 500 शेयर्स या 600 शेयर्स को फॉरफिट किया होता, तो जिनको नहीं फॉरफिट करते उन्हीं का बस एरियर दिखा सकते हो आप। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके एरियर्स वाले शेयर्स को फॉरफिट कर दिया तो एरियर्स का बैलेंस ही नहीं बचेगा, तो दैट मीन्स यहां जो हम माइनस करते हैं कॉल्स इन एरियर वो यहां से गायब हो चुका है। अब लास्ट हिस्सा था ऐड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिट अकाउंट को भी ऐड करने से पहले इस चीज को आप जरूर ध्यान दें और देख लें एक बार, और हो सके तो कॉपी में नोट डाउन कर लें, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। Balance in share forfeited account is always depict the amount already received from the share. जिन शेयर्स को हमने फॉरफिट किया उनसे जो पैसे मिल चुके थे, मतलब अनपेड अमाउंट से पहले जो दे चुका था, उसका ही जो टोटल होता है दैट इज द अमाउंट जो कि शेयर फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। एंड विच हैव बीन फॉरफिटेड बट नॉट येट री इश्यूड, यानी कि जो शेयर्स फॉरफिट तो हुए हैं लेकिन री इश्यू नहीं हुए। जैसे इस क्वेश्चन में 800 शेयर्स फॉरफिट हुए थे बट 500 ही री इश्यू हुए, 300 तो नहीं हुए। तो जो शेयर्स फॉरफिट से री इश्यू हो गए थे उनका तो फॉरफीचर क्लोज हो जाएगा, यानी 800 शेयर्स में से आपके 500 शेयर्स को आपने क्या किया, री इश्यू, तो इनका जो फॉरफिट का बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। आप जनरल एंट्री के मदद से उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, यानी यहां पर आपको एंट्री बनाकर देखना नहीं है, आप रूल फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ। और उसके बाद रेस्ट 300 शेयर्स जो नहीं री इश्यू किए गए, इसी का बैलेंस बचा रहेगा अंडर फॉरफिटेड अकाउंट। तो बस अब आपको जानना है 300 शेयर्स में कितना फॉरफिट का बैलेंस था। तो देखिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 300 शेयर्स को री इश्यू नहीं किया गया, वही 300 है, और इंटू 25 क्यों, मैंने एंट्री ना बनाकर डायरेक्ट वैल्यू से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया,
क्योंकि फॉरफिट का मतलब होता है जो पैसे उसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। अगर पर्सन ने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो बस क्या दिया था, एप्लीकेशन, जो कितने का था, 25 का। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका ये हो गया फॉरफिट का बैलेंस, और इसमें जोड़ दीजिए जो टोटल बनेगा, दैट इज द फाइनल बैलेंस जो हमें दिखाना है कंपनी के बैलेंस शीट में अंडर शेयर कैपिटल। तो जैसा आप सभी देख रहे थे, यहाँ पर 13,16,500 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन इन कंपनीज बैलेंस शीट एज वेल एज नोट्स टू अकाउंट। चलिए आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ आज के। XYZ पार्टनर्स हैं 2:1 के रेशियो में। इनके कैपिटल बैलेंसेस फिक्स्ड थे 3 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर इट वाज फाउंड दैट, ये बेसिक लैंग्वेज होता है हमारे चैप्टर फर्स्ट के पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक से। हाउएवर पूरा पढ़ने के बाद ही सब कुछ तय करो तो अच्छा रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड सैलरी टू वाई एट द रेट 5,000 पर मंथ वॉज नॉट एडजस्टेड। क्लियर हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्या पता चलता है कि ये दो चीजें, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी जो कि वाई का ही सिर्फ था, जो कि एडजस्ट नहीं हुआ, यानी भूल गए। पास करनी है आपको एडजस्टमेंट एंट्री। तो आंसर भी देखिए प्लस वे ऑफ सोल्यूशन भी देखिए, यही हमारा पर्पस है इन वीडियोस को डालने का। देखिए, तो इस टॉपिक में हम लोग बनाते हैं एक एडजस्टमेंट टेबल, तो जिसका कॉलम होता है पार्टनर्स के हिसाब से एक्स वाई जेड, एंड एक टोटल के लिए भी कॉलम बना लेते हैं आप। ये आपकी मर्जी पर होता है, लेकिन बना लेंगे तो आपके लिए ही बेटर होता है। देखिए, मार्किंग स्कीम को मैंने बाइफरकेट कर दिया है, हाफ मार्क्स इंटरेस्ट के लिए, हाफ मार्क्स सैलरी के लिए, हाफ मार्क्स प्रॉफिट लॉस बांटने के लिए, और नेट इफेक्ट के लिए आधा नंबर। तो कितना भी क्वेश्चन इजी या टफ हो, आपको नहीं आता है तब भी स्टेप मार्किंग होना है। इसलिए आप उन चीजों को जरूर सॉल्व कर दे जो चीज आपको आता है, कर सकते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या सैलरी भी इवन है। तो इतना करने से कुछ मार्क्स के आप एक्सपेक्टेशन लेकर बैठ सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन था 3 नंबर का, सॉरी 4 नंबर का था। एक मिनट देख लेते हैं कितने नंबर का था ये हमारा। 4 नंबर का था, और मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि आधा 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 और आधा, 2 नंबर इधर हो गया, और बाय मिस्टेक मैंने यहाँ 1 मार्क लिखा हुआ है। आप इसको 2 मार्क्स एज्यूम करके चलें कि यहाँ पे एंट्री के लिए है आपके पास, ठीक है। खैर, मार्किंग स्कीम एक सिर्फ और सिर्फ हेल्प के लिए होता है कि आपको कहाँ मार्क्स कटेंगे, कहाँ कितने मिल सकते हैं, कितने नहीं। अगर आपका क्वेश्चन पूरा सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम का था जो भूल गए हैं, उसको हमने कैलकुलेट किया कैपिटल्स पर, तो 18,000, 30,000, 24,000, टोटल 72,000। सैलरी वाई का था, और जो कि 5,000 पर मंथ था, जिससे बनेगा 60,000, टोटल में वापस 60,000। नाउ शेयर ऑफ लॉस। शेयर ऑफ लॉस क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट में कैपिटल आपको देना था, आप देना भूल गए, तो आपने इंटरेस्ट इतना दिया, आपने इतना सैलरी भी दिया, तो ओवरऑल एज अ फर्म पार्टनर्स को आपने टोटल इतने रुपए दिए हैं, ट्रांसफर किए हैं, तो फर्म के लिए इतने रुपए का लॉस होगा, इसलिए आप शेयर ऑफ लॉस लिख के बांटेंगे इसको, और बांटने का रेशियो था 2:1, जिससे ये वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। नाउ एक चीज आप और देखिए ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ क्रेडिट है, इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देने वाले हैं, पार्टनर्स को भूल चुके थे, तो जैसे ही आप देंगे उनका कैपिटल इंक्रीज करेगा, सो क्रेडिट। सेम विद सैलरी, और लॉस से कैपिटल घटता है, इसलिए डेबिट। इन तीनों को डेबिट क्रेडिट ऐसे मेंशन करने से क्या फायदा होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों को जोड़ना है कि घटाना है, और वैल्यू में क्या लिखना है। देखिए, 18,000 मतलब है क्रेडिट, 52,800 है डेबिट, तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट डेबिट जुड़ तो नहीं सकता, तो डिफरेंस निकाला आपने। बड़ी वैल्यू है 52,000 वाली, यानी कि डेबिट, तो डेबिट भी नीचे लिख देंगे आप। ऐसे ही यहाँ तीन वैल्यूज में से 30,000 क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, यानी जोड़ देंगे आपस में, लेकिन ये डेबिट यानी माइनस हो जाएगा, तो डिफरेंस इतना आएगा। और बड़ी वैल्यू ये दोनों मिलाकर बन रहा है 90,000, इसलिए क्रेडिट लिखा गया है। ऐसे ही आपने थर्ड में भी अप्लाई किया, तो डिफरेंस लिखा है, और बड़ी वैल्यू है 26,000 वाली, यानी कि डेबिट। इस तरह से आपके एंट्री का बेस पूरा तैयार हो जाता है, और आपको डेबिट क्रेडिट का पता चल जाता है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया था कि करंट अकाउंट, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल है, और आप जानते हैं फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है एंट्रीज में करंट अकाउंट का यूज होना। तो एक्सेस करंट अकाउंट, जेट्स करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट, जो वैल्यूज हमारे टेबल से कैलकुलेट होकर के आई है। और एक चीज आप ध्यान रखें, आधे मार्क्स में बी डिडक्टेड इफ इंस्टेड ऑफ करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड। यानी मान के चलो आप कि अगर आपने इस क्वेश्चन को सब कुछ सही किया, लेकिन आपने कैपिटल अकाउंट के जगह, सॉरी करंट अकाउंट यहां लिखना है, उसके जगह आपने लिख दिया है कैपिटल अकाउंट, तो आपको 4 में से 4 नहीं 3.5 नंबर तक मिल जाएगा, या बहुत रेयर केसेस में 3 नंबर ही आपको मिलेगा। तो ध्यान रखें इन छोटी सी बातों का। तो इस तरीके से आपने वर्कशीट आज अकाउंटेंसी का देख लिया, उसका आंसर्स भी देख लिया। अब हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज 22 दिसंबर का वर्कशीट 10 नंबर का। देखिए,
पहला क्वेश्चन, The attitude of the government officials towards business may have either positive or negative impact upon the business. एक छोटा सा स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड होता है टुवर्ड बिजनेस वो या तो पॉजिटिव हो सकता है यानी सपोर्ट करने के लिए, या तो नेगेटिव भी हो सकता है और उसका इम्पैक्ट बिजनेस में ऐसा पड़ता है। विच फैक्टर ऑफ जनरल एनवायरमेंट, जनरल एनवायरमेंट मतलब होता है वही मैक्रो एनवायरमेंट जो 5 होते हैं, उनमें से कौन सा है जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप उसको भी पढ़कर एक बार देख लें। टेक्नोलॉजिकल, तो कई बार क्या होता है देखिए कंफ्यूजन होता है, लेकिन ऑप्शन देखते ही कंफर्मेशन भी हो जाता है। एलिमिनेट करना सीखिए। टेक्नोलॉजिकल तो यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मान लेते हैं पॉलिटिकल में डाउट है, चलिए हम इसको रखते हैं आंसर्स के तौर पर। सोशल भी बिल्कुल नहीं लग रहा है, और समहाउ अगर आपको लीगल भी कंफ्यूजन करता है तो लीगल भी छोड़ दीजिए। तो आपको पॉलिटिकल और लीगल में क्लैरिफिकेशन चाहिए। लीगल का मतलब किसी एक्ट से होता है, तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब ये कि पॉलिटिकल पार्टीज का ओपिनियन, उसके वे ऑफ एक्ट एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बनता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज इनएविटेबल एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज वॉलेंटरी। तो आपको कहा जा रहा है कि डेलीगेशन अथॉरिटी जो होता है वो एक कंपलसरी एक्ट होता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन एक वॉलेंटरी एक्ट होता है। स्कोप ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज लिमिटेड एंड स्कोप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज ब्रॉड। तो स्कोप मतलब वर्किंग एरिया की बात करते हैं अगर, तो डेलीगेशन में काफी कम नैरो स्कोप कहा जा रहा है, लिमिटेड है, और जबकि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इन दो सेंटेंस को देने के बाद कहा क्या जा रहा है कि इन दोनों में से क्या ऑप्शन सही है। पहला ट्रू बोला है दोनों के लिए सही, दोनों गलत, या फिर ऑप्शन सी या डी। तो बेहतर होगा कि पहले ही पढ़ते ही हम ट्रू और फॉल्स का फैसला यही कर लेते हैं। तो ऑप्शन 1 जो लिखा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 1 सॉरी, स्टेटमेंट 2 में भी जो लिखा है वो भी बिल्कुल सही लिखा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये आपके ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर से है, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अगेन 1 मार्कर क्वेश्चन। द हाईएस्ट लेवल नीड इन द नीड हायरार्ची ऑफ अब्राहम मास्लो। डायरेक्शन के चैप्टर के अंतर्गत एक बड़ा सा टॉपिक था मोटिवेशन, उसके अंदर मैस्लो की नीड हायरार्ची थ्योरी आपने पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड क्या है। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो जो ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इनमें से जो बेस्ट है वो आपको चुनना है, ये ध्यान रखें आप। ना इसका आंसर आपको पता होना जरूर चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग आंसर से पहले कुछ जरूर देख लें, सो दैट कि हम आंसर को भी जस्टिफाई कर सके। देखिए ये है मैस्लो का वो पिरामिड नीड का जो उन्होंने बताया था। पहला जो बॉटम से शुरू होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरा सेफ्टी नीड आता है, देन फॉलोड बाय सोशल या एफिलिएशन नीड, फॉलोड बाय एस्टीम नीड्स, एंड एट द एंड ऑफ द टॉप जिसको हम कहें तो वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये ऑन टॉप यानी सबसे लास्ट में यही नीड है जो पूरी होती है। अगर हमारे ऑप्शन में ये है तो हम इसी को मानेंगे, अगर ये ना मिला तो एस्टीम नीड हमारा आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू दैट। तो फिलहाल हमारे ऑप्शन में दिख रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट क्वेश्चन है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पेपर में आने ही है, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपके पार्ट बी बिजनेस स्टडीज की पार्ट बी का पहला चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में कई सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग दिए हैं, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन वगैरह वगैरह करके बहुत सारे हैं। उनमें से एक ना एक का आना ही है फैक्टर अफेक्टिंग, ये मान के चले आप, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको आंसर का तरीका बता दिया है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे और मैच कर लेंगे कि आपने कितना गलत या सही किया। हाफ मार्क्स फॉर हेडिंग, यानी ये जो आप देख रहे हैं सब हेडिंग्स हैं, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 मांगे गए हैं आंसर्स में, कोई भी 3 जो आपको लॉजिकली आपने लिखे हैं सही है तो आप मार्क्स ले सकते हैं अपने लिए, और रिमेनिंग हाफ फॉर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये है कुछ हेडिंग्स जिसमें कि हम फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को कह सकते हैं कि फैक्टर्स ये हैं सब जो अफेक्ट डालते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर डिपेंड करता है कि फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल अगर होता है तो ज्यादा आपको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, स्मॉल स्केल होगा तो कम चाहिए। चॉइस ऑफ टेक्निक,
आपका टेक्निक का चॉइस क्या है, लाइक आपने लेबर टेक्निक यूज किया है तो आपको कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, आपने मशीनरी वगैरह को यूज करने का सोचा है तो आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगा। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अगर आपके बिजनेस में लगाए गए मशीनरीज इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करना है तो इन दैट केस आपको फिक्स्ड कैपिटल और चाहिए, और अगर अपग्रेडेशन नहीं करना है तो नहीं चाहिए या कम चाहिए। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर आपकी कंपनी में ग्रोथ की उम्मीदें हैं फ्यूचर में तो आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, कम उम्मीदें हैं तो आपको कम या नहीं चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप एक से दो प्रोडक्ट, दो से तीन या तीन से चार प्रोडक्ट्स में एंटर करते हैं जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज कम होगी। फाइनेंशियल अल्टरनेट्स, अगर आपके फाइनेंस के बहुत सारे अल्टरनेट आपको ऑल द टाइम अवेलेबल होते हैं तो आपके फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कंपैरेटिवली कम हो जाती है, और अगर अल्टरनेट्स कम रहते हैं तो आपको फिक्स्ड कैपिटल को अरेंज करके रखना ही पड़ता है। लास्ट दिया है लेवल ऑफ कोलाबोरेशन, अगर कई सारे कंपनीज और फर्म आपस में मिलकर के कुछ कर रहे होते हैं तो सबका उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, तो इस वजह से सभी को फिक्स्ड कैपिटल कम लगाना पड़ता है। यानी कोलाबोरेशन अगर होता है, उसका लेवल अच्छा खासा है आपके पास, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए, और अगर कोलाबोरेशन नहीं है आपके पास, आप सिंगल हैंडेडली उसको कर रहे हैं तो आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए। तो मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब आप इनमें से किसी भी तीन को यूज कर सकते हैं एज हेडिंग एंड इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये थे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मानसी एक केस दिया है। अच्छा, हमेशा मैंने आप लोगों से कहा है कि केस को पढ़ने से पहले उसका रिक्वायरमेंट पढ़ देना चाहिए। देखिए रिक्वायरमेंट क्या लिखा है। आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी अडॉप्टेड बाय मानसी। मानसी ने किसी मार्केटिंग फिलोसफी, जो आप सभी जानते हैं 5 होते हैं, उनमें से किसी एक को फॉलो किया, अडॉप्ट किया है, वो आपको पहचानना है, और फिर उसके बेसिस पर अगला सवाल भी दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं अब कि मानसी के बारे में क्या बताया है। Mansi, a shoe manufacturer for school students, decided to maximize her profit by producing and distributing large scale and thereby reducing the average cost of production. तो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए उसने क्या किया है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बारे में बात हुआ है, जिससे कि मैक्सिमाइज होगा प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लार्ज स्केल पर। ये कुछ एक बातें हैं मानसी के अपने ओपिनियंस हैं टुवर्ड द बिजनेस, और इसके अकॉर्डिंग उसने किस फिलॉसफी को फॉलो किया है यही हमें बताना है। एंड इसका आंसर ये रहा आपके सामने, देखिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो फिलॉसफी है, कौन सा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, उसको अडॉप्ट किया है मानसी ने। अगर आपने ये लिखा है तो आपके 1 मार्क्स यहां बन जाते हैं। और दूसरा जो हिस्सा था इस क्वेश्चन का, आइए उसको भी देख ले जरा क्या है। एक्सप्लेन एनी अदर 3 मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, यानी यहां प्रोडक्शन फिलोसफी को फॉलो किया, उसके बाद 4 और बचते हैं। किसी भी 3 को आपको यूज करना है, और इन बेसिस पर मेन फोकस, मीन्स एंड एंड्स, यानी 3 चीजों को यूज करते हुए उसको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपको बाकी के चारों को एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई 3 यूज कर लेना है। जैसा आप देख रहे हैं, सेलिंग कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है, मार्केटिंग को, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को, और सोसाइटल मार्केटिंग को। इनमें से किसी भी 3 को आपको लेना है और उन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पर एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करना है। जैसे अगर आप सेलिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो मेन फोकस, मीन्स और एंड्स। मेन फोकस का मतलब होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर अट्रैक्टिंग कंज्यूमर्स, यानी हम सेलिंग कॉन्सेप्ट अगर फॉलो करते हैं तो हम कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने पर बेसिकली फोकस करते हैं। क्या तरीका उसके लिए अपनाते हैं आप, दैट इज मीन्स। एडवर्टाइज करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं, सेल्स प्रमोशनल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और एंड्स, आपका ये कॉन्सेप्ट कब एंड होता है, जब आप प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम सेल करके अचीव करते हैं। ऐसे ही अगर आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के फॉलोवर हैं तो आपका फोकस क्या होता है, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन। आपका वो सेटिस्फैक्शन कैसे आपको मिलेगा, यानी क्या मीन्स आप अपनाओगे, वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज की मदद से। कैसे एंड होता है आपका ये कॉन्सेप्ट, या कब एंड होता है, जब आप प्रॉफिट अर्न करते हो थ्रू कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन। ये हो गए वो 3 बेसिस जिस पर कि आपको इनको एक्सप्लेन करना था। ऐसे ही लास्ट के 2 और भी देख लीजिए। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मेन फोकस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मींस यानी क्वालिटी कैसे बनाओगे, प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट करके। एंड प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट के क्वालिटी को आप बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक वो मार्केट में अच्छे से ट्रेंड करेगा और आपका सेल बढ़ जाएगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। लास्ट वन, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मेन फोकस है इसमें सोसाइटी वेलबींग्स एंड कंज्यूमर्स नीड। और क्या तरीका उसके लिए है, बाय प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज लाइक एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, लिटरेसी एटसेट्रा, यानी आप सोशल ऑब्लिगेशन को अचीव करके इनको पूरा कर सकते हैं। एंड प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर,
तो इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ एंड हो जाता है। और मार्किंग स्कीम मैंने आपको दिखाया है, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी आपने इन तीनों बातों को लिखकर पूरा एक्सप्लेन, जितना मैंने लिखा है बेसिकली इतना ही करना है, कोई बहुत बड़ी बड़ी कहानी नहीं लिखनी, टू द पॉइंट लिखना, क्योंकि 1 मार्क्स फॉर ईच यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम में समय बचाते हुए टू द पॉइंट लिखेंगे और मार्क्स पूरे अचीव करेंगे। तो इस तरह से आज के वर्कशीट भी पूरे होते हैं अकाउंट्स एंड बीएसटी के। एंड होप सो कि आपको ये सारा का सारा जो सिस्टम है, तरीका है, आपको पता चला, समझ में आया, और कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।